नमस्कार। मैं हूं रोहित तिवारी और आप इस वक्त मेरे YouTube चैनल में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक अपील है कि मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अब तक इस चैनल को आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिला और इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप सब मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक टॉपिक पर बात करूंगा जिसका नाम है आपातकाल। चर्चा होगी आपातकाल पे। अंग्रेजी में आप इसको इमरजेंसी कहते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक है। कोशिश करेंगे कि आपातकाल से संबंधित आपातकाल के कंसेप्ट आप बहुत इजी तरीके से चीजें आपकी समझ में जाए। तो सबसे जो पहली बात होती है इस क्रम में कि आखिर आपातकाल क्या है, व्हाट इज इमरजेंसी। जो पहला सवाल आपके दिमाग में आता है वो यही है। आपातकाल वास्तव में एक विषम परिस्थिति होता है किसी राष्ट्र के लिए। ठीक है, एक विषम परिस्थिति होता है। इस विषम परिस्थिति में क्या कुछ होता है आइए जरा समझते हैं। तो इस एक ऐसी परिस्थिति जब देश की संप्रभुता को खतरा हो, जब देश की एकता एवं अखंडता पर खतरा हो, जब भारत की या देश की संविधान खतरे में हो। ठीक है, वास्तव में एक ऐसी परिस्थिति, या आप यूं भी कह सकते हैं कि जब शासन प्रशासन के लिए, शासन प्रशासन हेतु, है ना, एक मुश्किल घड़ी आ जाए, एक ऐसी स्थिति आ जाए कि अब शासन करना भी दुर्गम हो जा रहा है। शासन प्रशासन के लिए भी एक खतरे वाली परिस्थिति हो। वास्तव में ऐसे ही एक सिचुएशन को हम लोग आपातकालीन परिस्थिति कहते हैं। जिसमें इस प्रकार की चीजें हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपातकालीन परिस्थिति कहते हैं। अब यहां पे एक बात और समझने की जरूरत है कि इस परिस्थिति में देश की जो केंद्र सरकार है, उस केंद्र सरकार को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और ये भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार है। यानी आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान में वर्णित है। और जब केंद्र सरकार को विशेष शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी तो ऐसी स्थिति में एक और परिवर्तन हो जाएगा कि जो भारतीय राजनीतिक ढांचा है, जो इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो संघीय ढांचा है। और ये संघीय ढांचा जो है वो वास्तव में एकात्मक ढांचा में कन्वर्ट हो जाता है। इस मतलब जब तक ये चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है, जब तक ये आपातकालीन परिस्थिति है तब तक के लिए, और एकात्मक ढांचा में परिणत इसलिए हो जाता है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट इन परिस्थितियों से बहुत मुस्तैदी से लड़ सके, बड़ी प्रभावशीलता से लड़ सके और इस परिस्थिति को दूर करे, और उसके बाद फिर से सामान्य स्थिति बहाल कर दी जाती है। तो वास्तव में आपातकालीन परिस्थिति एक विषम परिस्थिति है जब देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, संविधान, शासन प्रशासन इनको एक खतरा की स्थिति बन जाती है। और ऐसी परिस्थिति में, ठीक है ना, ऐसी परिस्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट को एक विशेष शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो क्या होगा कि जो संघीय ढांचा है भारत का, संघीय ढांचा कहने का मतलब स्टेट और सेंटर दोनों बराबरी की स्थिति में रहे, वो ढांचा एकात्मक ढांचा में यानी यूनियन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी केवल सेंटर ही प्रिवेल करने लगता है, केवल सेंटर ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आपको नजर आएगा और स्टेट्स जो है थोड़े समय के लिए स्टेट्स के पावर को सीज किया जाता है। इसी पर्टिकुलर परिस्थिति को आपातकाल कहा जाता है। अब भारत के संविधान में अगर आप जाएं, भारतीय संविधान में अगर आप जाओ तो संविधान में देखिए, संविधान का जो भाग 18 है और भाग 18 में भी
जो आर्टिकल 352 से 360 है, 352 से 360, इस दौरान आपातकालीन प्रावधान वर्णित किए गए हैं। वास्तव में भारत में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं और तीनों ही प्रकार के आपातकालों को घोषित करने के की घोषणा करने का अधिकार, आपातकाल की लगाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को दिया गया है। इसीलिए आप यूं भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां भी है, आपातकालीन शक्तियां भी हैं। तो कुल मिलाकर के एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कि आखिर आपातकाल क्या है, उसका सही सही जवाब ये हुआ, करेक्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे चल करके देखते हैं कि और क्या कुछ इसमें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड है ना। चलिए आइए अब आगे इस टॉपिक पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। जैसे सबसे पहले भारत में जो आपातकाल है वो 3 प्रकार की आपातकाल का व्यवस्था किया गया है। इमरजेंसी जो है वो 3 प्रकार की इमरजेंसीज है। कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार की। आइए इन तीनों प्रकार के इमरजेंसीज को एक बार समझते हैं। तो 3 प्रकार की जो आपातकाल की व्यवस्था की गई है वो वास्तव में क्या क्या है। एक को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। एक को आप बोलते हो राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल यानी स्टेट इमरजेंसी, और इसी को एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल। वास्तव में प्रेसिडेंट रूल को राज्य आपात कहा जाता है। और इसके अलावा एक है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 3 प्रकार के आपातकाल का भारतीय संविधान में जिक्र है। भारत के राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल का प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं, उद्घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जो बात की गई है वो आर्टिकल 352 में किया गया है। 4 जोड़ दीजिए। राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की बात की गई है 356 में, फिर 4 जोड़ दीजिए वित्तीय आपातकाल की बात की गई है 360 में। तीनों ही के अलग अलग आधार हैं, तीनों ही के अलग अलग बातें हैं। इस वीडियो पे अभी हम लोग केवल राष्ट्रीय आपातकाल पर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए थोड़ा सा अब राष्ट्रीय आपातकाल को समझते हैं। वास्तव में देखिए अनुच्छेद 352 ये कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल का जो आधार है वो 3 है। देखिए जरा सा समझ लीजिए, इसके 3 महत्वपूर्ण आधार हैं। कहने का मतलब 3 वो बेस हैं, 3 वो परिस्थितियां हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो कौन कौन है जरा सा देख लीजिए। तो एक आपातकाल है जो एक आधार है इसका बाह्य आक्रमण, एक आधार है इसका युद्ध यानी वॉर, और एक आधार है इसका सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रेबेल। कुल मिलाकर के देखिए बाह्य आक्रमण और युद्ध इन दोनों ही से भारत की एकता, अखंडता, भारत की संप्रभुता ये सब खतरे में पड़ जाता है। सशस्त्र विद्रोह हो, अगर मान लीजिए जनता स्वयं सड़क पर उतर जाए तो इसका मतलब, वो भी क्या हथियारों के साथ अगर उतर जाए, तो इसका मतलब देश के शासन और प्रशासन के समक्ष भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई। शासन प्रशासन के कार्य को भी किया जाना मुश्किल हो गया है। इसीलिए मैंने कहा कि इन परिस्थितियों को ही आपातकाल कहते हैं। तो 352 ये कहता है कि बाह्य आक्रमण यानी एक्सटर्नल एग्रेशन, युद्ध यानी वॉर, और सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रेबेल, इन तीनों ही परिस्थिति में, इन तीनों के आधार पर ही भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। यहां पे एक बात नोट में आप जान लीजिए कि अगर उपरोक्त तीनों की वास्तविक स्थिति न होने पर भी, यानी उपरोक्त तीनों की, नोट में हम ये भी लिख देते हैं कि उपरोक्त तीनों आधारों की वास्तविक स्थिति नहीं है, परंतु
परंतु इनकी संभावना मात्र भी अगर है, संभावना मात्र पर भी नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। तो यहां एक बात ध्यान रखना है कि मान लिया जाए युद्ध नहीं है, मान लीजिए युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन युद्ध की संभावना है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट यहां पे डाल देता हूं, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं नेशनल इमरजेंसी को लेकर के, ये पूरे देश में या इसके किसी भाग में भी लगाया जा सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि पूरे भारत में लगा दे, है ना। हो सकता है केवल झारखंड में नेशनल इमरजेंसी हो सकता है केवल बॉर्डर इलाके में नेशनल इमरजेंसी हो, इसकी भी प्रावधान किया गया है। तो दो बात याद रखना है, कंसेप्ट पूरा क्लियर रखिए, या तो पूरे देश में या इसके किसी भाग में लगाया जा सकता है। और दूसरी बात, ये जो तीनों आधार आपने देखा, एक तो आपका बाह्य आक्रमण देखा, या युद्ध देखा, या आपका सशस्त्र विद्रोह देखा, इनके संभावना मात्र पर भी नेशनल इमरजेंसी को इंपोज किया जा सकता है। ये बात याद रखिएगा। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देश में अब तक जो है, याद रखिएगा, अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया जा चुका है। आज तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाया गया है। कब कब 3 बार लगाया गया है, जरा वो समझिए। तो 3 बार में एक बार लगाया गया है जैसे 1962 पे, एक बार लगाया गया है 1971 पे, और एक बार लगाया गया है 1975 पे, जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल रहा है, जिसको लेकर के कांग्रेस को आज भी बड़ी खरी खोटी सुननी पड़ती है। ठीक है, तो 1962 में जो लगा, उसका कारण क्या था? तो कारण था चीनी आक्रमण, चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया। 1971 में जो लगा, उसका है पाक आक्रमण, यानी पाकिस्तान हम पर आक्रमण कर दिया। और 1975 में जो लगा था, उसका कारण बताया गया था आंतरिक अशांति। अब आप कहिएगा सर आंतरिक अशांति तो नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले जो सशस्त्र विद्रोह है उसके स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द का यूज किया गया था, और इसी का मिसयूज करके ये बड़ा ही अनक्लियर टर्म है, अस्पष्ट पद है कि आंतरिक अशांति का मतलब क्या है, और इसी का मिसयूज करके मैडम गांधी ने 1975 पे यहां पे आपातकाल लगाया था। अब जरा सा और आगे बढ़ जाइए कि कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इन दौरान राष्ट्रपति कौन थे, क्योंकि वास्तव में राष्ट्रपति ही तो लगाते हैं, आपातकालीन शक्तियां तो राष्ट्रपति के पास है। तो कई बार ये प्रश्न बन सकता है। तो जब चीनी आक्रमण के वक्त 1962 में लगाया गया, तो एस राधा कृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे। जब 1971 पे लगाया गया, तो याद रखिएगा वीवी गिरी भारत के राष्ट्रपति थे। और जब 1975 पे लगाया गया, तो याद रखिएगा फखरुद्दीन अली अहमद, है ना, FA अहमद, ये 3 उस वक्त राष्ट्रपति हुआ करते थे। अब देखिए, याद रखिएगा आंतरिक अशांति में मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि जो मूल संविधान था, यानी 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उस संविधान में, यानी मूल संविधान में वास्तव में आंतरिक अशांति ही लिखा हुआ था, और इसको इस वर्ड को आंतरिक अशांति लिखा हुआ है मूल संविधान में, ना, और इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह अब मिलेगा आपको। ठीक है, और ये जो सशस्त्र विद्रोह से रिप्लेस किया गया है, ये 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में ऐसा किया गया है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह शब्द को रिप्लेस किया गया। इसी देखिए, याद रखिएगा, इसी हुआ क्या कि 1975 का जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो ज्यादा विवादास्पद रहा, और इसीलिए 1975 के बाद जैसी सरकार बदलती है इंदिरा गांधी की 1978 में, तो 44वां संविधान संशोधन लाता है, और कुछ मतलब राष्ट्रीय आपातकाल का दुरुपयोग न किया जा सके, इसको लेकर के कुछ अच्छे कदम उठाए जाते हैं। जिसमें से एक कदम था
कि इसमें सशस्त्र विद्रोह शब्द का यूज कर दिया गया। और इसी संविधान संशोधन में एक बात और कह दिया गया था कि जैसे ये कहा जाता है कि 1975 में जब फखरुद्दीन अली अहमद ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, इंदिरा गांधी ने उनको फोन किया था और फोन करने को ही आधार मान करके फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने क्या तत्कालीन महामहिम ने क्या कर दिया कि तत्कालीन जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या कर दिया कि आपातकाल लगा दिया था। यहां पे अब 44th में एक और प्रोविजन कर दिया गया और वो प्रोविजन ये है कि अब जो है आप मंत्रिमंडल, याद रखिएगा इंग्लिश में मंत्रिमंडल को कैबिनेट कहते हैं, के लिखित सलाह पर ही क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। और एक बात और यहीं पे जान लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य कि मंत्रिमंडल शब्द का जो जिक्र है, यानी कैबिनेट वर्ड का जो जिक्र है, इस वर्ड का जिक्र जो है वो मूल संविधान में नहीं था। इसको मैंने कहा ना आपको कि 44वां संविधान संशोधन के जरिए 352 में डाला गया। कब? 1978 में 44वां संविधान संशोधन के जरिए। तो ये दो बदलाव इस दौर में किया गया था। क्या क्या? एक तो मूल संविधान में आंतरिक अशांति था, जिसको हटा करके सशस्त्र विद्रोह रिप्लेस कर दिया गया इस वर्ड से, ताकि इसका मिसयूज ना हो। और दूसरी बात कि मंत्रिमंडल जो वर्ड है उसको बोला गया कि मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पे, रिटन एडवाइस पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। ये बातें कर दी गई। अब देखिए यहां पे एक और बात है, आपके मन में ये सवाल आता होगा कि 1975 में भी 65 में भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो फिर क्यों नहीं यहां पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा? तो वो इसलिए क्योंकि ये जो आपातकाल है 1962 से 1968 तक चला। तो जब ऑलरेडी 1968 तक चला, यानी 65 में ऑलरेडी राष्ट्रीय आपातकाल एप्लीकेबल था, वहां पर लगा हुआ था। करेक्ट, एक नंबर बात ये। दूसरी नंबर बात आपके मन में आता होगा, जी लगभग मान के चलिए कि हो गया, मतलब यही आपके दिमाग में आ सकता था। ये सब चीजें आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। अच्छा हाँ, एक और बात, 75 के आपातकाल को दोहरा आपातकाल भी कहते हैं। दोहरा आपातकाल इसलिए कहते हैं कि अभी 71 में लगे हुए आपातकाल हटाया भी नहीं गया था कि 75 में फिर से आपातकाल लगा दिया गया था। इसीलिए इसको ड्यूअल इमरजेंसी के रूप में भी जाना जाता है। मुझे लगता है कि आप ठीक तरीके से समझ रहे होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। फिर आगे बढ़िए। अब देखिए याद रखिएगा, नेशनल इमरजेंसी की मान लिया जाए राष्ट्रपति की उद्घोषणा हो गई कि हाँ भाई नेशनल इमरजेंसी लग गया है। इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? तो इसके बाद का प्रोसेस ये है, ध्यान रखिएगा कि 1 माह के अंदर, विद इन 1 मंथ, इसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना होता है, संसदीय अनुमोदन लेना होता है। और पार्लियामेंट्री अप्रूवल मतलब संसद के दोनों ही सदनों में क्या करना पड़ेगा? दोनों सदनों से अनुमोदन लेना पड़ेगा। और कुल मिलाकर के ये जो सरकार का जो निर्णय है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का, इसको मुहर लगाना पड़ेगा दोनों सदनों में। कैसे लगता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। और ये विशेष बहुमत कहने का मतलब ये है कि कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3, उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3। ठीक है, ये होता है विशेष बहुमत। अच्छा, ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि अगर लोकसभा नहीं है इस वक्त, मतलब जब ऐसा किया गया हो तो लोकसभा भंग हो गया हो, तो अगर लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा तत्समय दे देगा, और जब नई लोकसभा चुन करके आएगी तो अपनी पहली बैठक से 30 दिनों के अंदर में अप्रूवल दे देगा। करेक्ट, ध्यान रखिएगा। मान लिया जाए यदि लोकसभा भंग हो तो क्या करेगा? तो राज्यसभा तत्काल
अनुमोदन देगा और नई लोकसभा जो आएगी, नई लोकसभा है ना, वो अपनी पहली बैठक से 30 दिन के अंदर अप्रूवल दे देगी। और अगर नहीं मिल पाता है अप्रूवल मान लीजिए पार्लियामेंट से, तो ये घोषणा स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर ये जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल लिया, तो एक बार अगर आप अप्रूवल लेते हैं, एक बार में ये 6 माह के लिए अप्रूवल होता है, 6 माह के लिए, यानी 6 महीने से के बाद भी अगर आपको राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाना है तो फिर से संसद के दोनों सदनों में आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा करके आप कब तक ले सकते हैं? हर 6 माह में अगर बढ़ाना पड़े तो आप कब तक ले सकते हैं? तो हर 6 माह में अनुमोदन द्वारा, याद रखिएगा, अनुमोदन द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल इमरजेंसी को अनंत काल तक लगाया जा सकता है, कोई अपर लिमिट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहां पे कुछ बातें जान लीजिए कि जब जैसी राष्ट्रपति की उद्घोषणा होती है, 1 महीने के अंदर में संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत के द्वारा अनुमोदन करना पड़ता है। अगर इनकेस लोकसभा भंग हो गया है तो राज्यसभा तुरंत दे देगा, और लोकसभा जब नई चुन करके आएगी तो वो अपनी पहली बैठक से 30 दिन के अंदर में देगा। इसके बाद एक बार में जो अप्रूवल मिलेगा वो 6 माह के लिए एप्लीकेबल है, और हर 6 महीना में ऐसे बढ़ाते हुए आप अनंत काल तक नेशनल इमरजेंसी को लगा सकते हैं। चलिए, अब एक और महत्वपूर्ण सेक्शन आता है कि आखिर नेशनल इमरजेंसी अगर लग गया तो इसका प्रभाव क्या है, इसका इंपैक्ट क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, तो इसको जरा सा समझने की जरूरत है। देखिए इसका प्रभाव क्या है। इसका प्रभाव सबसे पहले याद रखिएगा, एक है आर्टिकल 358 और एक है आर्टिकल 359। दो चीजें। 358 में वास्तव में FR यानी फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का निलंबन किया जा सकता है, इस बात का ये किया गया है। 359 में ये कहा गया है कि आर्टिकल 20 और 21, ये दोनों मौलिक अधिकार है, ये कभी भी निलंबित नहीं होंगे, नहीं होंगे, ये बात किया गया है 358 में और 359 में। तो फंडामेंटल राइट को क्या कर सस्पेंड किया जा सकता है, सीज किया जा सकता है आपके, करेक्ट। दूसरी बात याद रखिएगा, 358 में एक और बात कर दिया गया। देखिए अभी जरा समय और पीछे चलता हूं, एक टर्म आपको और बता रहा हूं। जब भी बाह्य आक्रमण, ये देख सकते हैं आप, बाह्य आक्रमण और युद्ध के द्वारा जब आपातकाल लगाया जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं बाह्य आपातकाल, जबकि इसके द्वारा जब लगाया जाएगा तो उसको आप कहते हो आंतरिक आपातकाल। तो 358 एक और प्रोविजन करता है, जरा सा समझिए। 358 क्या कहता है, ये कह रहा है, 358 की मैं बात कर रहा हूं, ये कि अगर याद रखिएगा बाह्य आपातकाल है, यानी युद्ध या बाहरी आक्रमण के वजह से अगर मान लिया जाए, युद्ध या बाहरी आक्रमण की वजह से अगर आपातकाल लगा है, तो ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। मतलब कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है, कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की भी जरूरत नहीं, वो अपने आप निलंबित हो जाएगा। लेकिन अगर आंतरिक आपातकाल लगा हुआ है, क्लियर रहिए, अगर आंतरिक आपातकाल लगा हुआ है, इंटरनल इमरजेंसी अगर लगा हुआ है, यानी सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर आपातकाल लगा दिया गया है, तो आर्टिकल 19 जो है वो निलंबित नहीं होगा। यानी अगर मान लिया जाए सशस्त्र विद्रोह के आधार पर कल को अगर आंतरिक आपातकाल लगता है, इंटरनल इमरजेंसी अगर लगता है, तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये तीनों सीज नहीं किए जा सकते। और बाकी किसी आर्टिकल का भी, बाकी किसी मौलिक अधिकार को अगर सीज करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति आदेश निकलता है कि मैं इन अधिकारों को सीज करता हूं। तो बढ़िया से याद रखिएगा कि बाह्य आपातकाल में अनुच्छेद 19 के लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं, स्वतः निलंबित हो जाएगा, और आंतरिक आपातकाल में अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं हो सकते। ये एक प्रभाव हुआ, यानी फंडामेंटल राइट पर ये इंपैक्ट पड़ता है। कुछ और बातें हैं प्रभाव में ही याद रखिएगा, जैसे एक आर्टिकल है आर्टिकल 250, ये कहता है, याद रखिएगा बढ़िया से, कि राज्य सूची जो है के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास चला जाता है।
राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार किसके पास चला जाता है? ये जो अधिकार है वो संसद के पास चला जाता है। यानी इसको आप वाइस वर्सा स्टेटमेंट के रूप में यूं कह सकते हैं कि जो राज्य सूची है वो कुछ समय के लिए, जब तक आपातकाल लगा हुआ है, समवर्ती सूची में कन्वर्ट हो जाएगा। समवर्ती सूची में, यानी अब इसमें राज्य और केंद्र दोनों ही, राज्य को अभी तक सस्पेंड नहीं किया जाता है, याद रखिएगा इसमें, बस उसमें क्या हो जाता है कि सेंटर को भी पावर मिल जाता है। तो यानी स्टेट भी बना सकता है, सेंटर भी बना सकता है, यानी एक कंकरेंट लिस्ट की तरह वो यूज होने लगेगा। एक और इसका प्रभाव याद रखिएगा कि अब जो है राष्ट्रपति महोदय जो है, यानी प्रेसिडेंट साहब, राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता है, ये याद रखिएगा। ये प्रभाव है। तो एक तो मौलिक अधिकार पर कुछ प्रभाव है, दूसरी बात राज्य सूची समवर्ती सूची की तरह यूज हो जाना होने लगता है, तीसरी बात कि राज्य सूची के विषय पर जो अपने प्रेसिडेंट साहब हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति कैसे हो सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को भी यहीं पे रखूंगा और अगले वीडियो पे आऊंगा राष्ट्रपति शासन वगैरह लेकर के। स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया कि अगर इसको हटाना है, सबसे पहले राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर इसको हटा सकता है, पहली बात, ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात याद रखिएगा इसमें कि अगर लोकसभा ने द्वारा साधारण बहुमत से इसको हटाया जा सकता है, समाप्त कर सकते हैं। और वो भी कैसे, देखिए, लाने के वक्त में विशेष बहुमत और हटाने में साधारण बहुमत, देख सकते हैं आप। और वो भी कैसे, तो इसके लिए एक प्रोसेस है कि जैसे लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसका अगर 1/10 भाग है ना, अगर सत्र चल रहा है तो लोकसभा स्पीकर को यानी अध्यक्ष को, और अगर सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को एक प्रस्ताव देगा। क्या प्रस्ताव देगा कि लोकसभा का एक विशेष बैठक बुलाई जाए, और इनके कहने पर ये जो प्रस्ताव आएगा इसके 14 दिन के अंदर लोकसभा की एक तरीके से बैठक बुलाई जाती है। और इस बैठक में जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर लोकसभा ने साधारण बहुमत से हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया तो राष्ट्रीय आपातकाल हट जाएगा। यही पूरा नेशनल इमरजेंसी का यही चैप्टर है, यही नेशनल इमरजेंसी है। तो अब मैं आपसे फिर चलते चलते इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। चलते चलते अपील कर रहा हूं कि इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट आपके काम के हैं, तो उसको जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।